ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आज स्त्री रोग एवं प्रसूति के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुनीता सुमन, जो कि संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्री प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अनेक स्त्रियों को बांझपन से मुक्ति दिलाई है और उनको बच्चों की प्राप्ति कराई है और बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको जो है ठीक किया है, वो हमारे बीच में हैं। हम सामान्य ज्ञान की बातें करेंगे। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर सुमन जी की ओर। धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैडम, एक जन सामान्य का प्रश्न है कि महिलाओं को गर्भावस्था होती है जो सामान्य अवस्था कहलाती है या प्राकृत अवस्था भी कहते हैं, और उनको इसमें बहुत सुखद अनुभव होता है और परिवार वालों को भी होता है, लेकिन उसमें कुछ लक्षण भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं। तो इसलिए हम पूरे 9 महीने का क्रम से आपसे ज्ञान चाहेंगे। तो आज जो हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं कि गर्भ धारण हुआ, इसकी परीक्षा हम कैसे करते हैं और गर्भ धारण के उपरांत कौन कौन से लक्षण आते हैं जो उनका हम सामान्य चिकित्सा क्या कर सकते हैं और कब हमें चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। कृपया इस शंका का समाधान आप करेंगी तो जन सामान्य को बहुत लाभ होगा। जी, गर्भावस्था एक सामान्य अवस्था होती है, ये सभी जानते हैं। इसको असामान्य रूप से नहीं देखना चाहिए। इस गर्भावस्था के समय पर स्त्री में बहुत सारे बदलाव आते हैं। यदि उन बदलावों को आने के बाद में जो लक्षण होते हैं उनको ठीक ना किया जाए तो इसका असर जो है वह संतान पर पड़ सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ संतान ही स्वस्थ परिवार का, स्वस्थ समाज का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करती है। जो गर्भिणी स्त्री है उसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी देखभाल किस प्रकार की जाए। गर्भावस्था के समय पर जो प्रथम 3 मास है उनमें जैसे ही गर्भ का धारण होता है तो बहुत से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यही लक्षण हमें देखना चाहिए कि उसे गर्भावस्था है या नहीं। तो इसके लिए जानने के लिए अगर हम लक्षणों में देखेंगे तो मासिक स्राव का ना होना एक गर्भावस्था का लक्षण है। उसके साथ साथ अन्य लक्षण भी मिलते हैं जो कि वमन है यानी कि उल्टी होना, फिरलास है यानी कि मिचली आना, बार बार पेशाब का होना, कब्ज का होना, खाने में अरुचि होना, पीठ में दर्द होना और थकान होना। अन्य भी लक्षण मिल सकते हैं, लेकिन ये लक्षण सभी स्त्रियों में प्रायः देखे जाते हैं। और ऐसी अवस्था ये किस लिए होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही गर्भ का धारण होता है तो शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके बदलाव के कारण ये सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इनके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि उसे गर्भावस्था है भी या नहीं। लक्षणों से ही ये कंफर्म नहीं हो जाता कि गर्भावस्था है, क्योंकि ये लक्षण किसी अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए बहुत से इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जांचने के लिए, लेकिन आजकल बहुत एक आसान सी तकनीक आ गई है। बहुत सारी किट मार्केट में उपलब्ध हैं अनेक नामों के अनुसार, जिसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। उसके लिए जो किट उपलब्ध हैं उसमें गर्भिणी स्त्री स्वयं भी कर सकती है, परिवार वाला कोई भी सदस्य कर सकता है कि गर्भिणी स्त्री यूरिन लेगी अपना और 1 और 2 ड्रॉप डालती है तो उसमें रेड लाइन्स आती हैं। यदि आपकी एक सिंगल लाइन आ रही है तो इससे ये पता चलता है कि गर्भावस्था नहीं है, वह उसने गर्भ धारण नहीं किया। यदि वही लाइन्स जो कि लाल रंग की हैं 2 आ रही हैं, गाढ़ी लाइन्स हैं, तो इससे यह
लगता है कि गर्भावस्था है, लेकिन ये पता लगने के लिए हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आप चिकित्सीय परामर्श लें और उसके साथ साथ जो है अन्य जो जांचें हैं वो भी करानी चाहिए। अब लक्षणों पर आते हैं हम, तो लक्षण जैसे कि अभी मैंने बताया कि वमन और ह्रीलास होता है। ये सारे लक्षण जो हैं कई बार शरीर में बहुत सारे खनिजों की कमी करते हैं, शरीर में पानी की कमी करते हैं और उसके कारण बहुत से उपद्रव हो सकते हैं, जिसका असर जो है वह प्रभाव जो देखने को मिलता है वह बच्चे पर भी देखने को मिलता है। तो जो गर्भ है उसके लिए कि वह स्वस्थ रहे, उसका विकास अच्छे से हो, उसे अच्छे से पोषण मिले, तो ये जो सभी लक्षण हैं इनका चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है। तो ये चिकित्सा घर में भी की जा सकती है और यदि घर से ये लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं या बहुत उपद्रव बढ़ रहे हैं तो तुरंत आप अस्पताल जाएं और चिकित्सक के पास जाकर उनका इलाज कराएं। तो मैडम एक प्रश्न ये है कि ये जो हम किट से टेस्ट करते हैं तो कितने दिन बाद करें तो जो पक्का है कि भाई गर्भ है, वो समय और किस समय का यूरिन लेना चाहिए? इसके लिए जो है आजकल तो यूरिन किसी भी समय का ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी जो आपको एक्यूरेट जो आपको जांच में रिपोर्ट मिलती है वो आपको सुबह के दूसरे समय का यूरिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पहला यूरिन पास कर लें सुबह उठने के बाद, और जो दूसरा यूरिन है उससे टेस्ट करेंगे तो एक एक्यूरेट जांच आएगी आपकी। इसके लिए जो मैंने अभी बताया कि जो किट से हम कर सकते हैं, तो कंसेप्शन होने के यानी कि गर्भ के धारण होने के बाद में 7 से लेके 10 दिन 15 दिन, 10 दिन और 15 दिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें आप ये कंफर्म हो जाते हैं कि गर्भावस्था है या नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है प्राय कि जब हमारे पास में गर्भिणी स्त्री आती हैं तो वो क्या करती हैं कि 2 दिन या 3 दिन में ही अपना टेस्ट करके आती हैं और वो पॉजिटिव शो करता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद उनको मेंसेज आ जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये टेस्ट जो है डाउटफुल भी हो सकता है, 100% इससे कंफर्म नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके लिए अन्य जांच भी कराएं और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इसके लिए 7 से लेके 15 दिन के अंदर ये जांच करें। तो ये आपने समय बताया तो बहुत ही अच्छा बताया। अब दूसरी चीज़ ये बताइए कि कुछ आजकल ये देखने में आ रहा है क्योंकि पर्यावरण का, खान पान का, इसके कारण बच्चों में जो विकृत गर्भ पैदा होने लगे, तो इसके लिए जो है जो महिला चिकित्सक हैं वो परामर्श देती हैं अल्ट्रासाउंड की। तो कितने दिन से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं करानी चाहिए और कब करानी चाहिए, या हर कोई करा सकता है? इसके बारे में आपका विशेषज्ञता क्या कहती है? देखिए ऐसा है कि अधिकतर मैंने देखा है, जब मैं अपने मरीजों को देखती हूँ तो वो स्त्रियाँ क्या करती हैं कि शुरू में ही 1 हफ्ता ऊपर होता है कि वो अल्ट्रासाउंड करा के ले आती हैं। उसमें ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, या उसका जो विकास है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। सभी जगह हमारा आधुनिक शास्त्र और हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि बच्चे की धड़कन जो होती है, जो फीटल हार्ट साउंड कहा जाता है, वह 6 सप्ताह में आती है। जब 6 सप्ताह का बच्चा होता है तो वो धड़कन आ जाती है, तो उससे कंफर्म होता है कि बच्चा हमारा जो है वो अलाइव है, जिंदा है, उसका विकास ठीक से हो रहा है। तो इसलिए जो भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना है वह 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के बीच में कराएं, यदि आपको कंफर्म करना है कि धड़कन है बच्चे में और उसका विकास होना शुरू हो गया है। लेकिन इस अल्ट्रासाउंड में जो प्रथम त्रिमास के अल्ट्रासाउंड में है, उसमें सबसे ज़्यादा ये भी देखा गया है कि प्राय स्त्रियां या उनके घर के जो हैं वो लिंग
कि वो पता करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक कानूनी जुर्म है। कानूनी जुर्म क्या, ये अपने लिए भी एक जुर्म है कि हमें लिंग का पता करना नहीं चाहिए ऐसे में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक कुरीति बहुत बढ़ गई है जिसे हम फीमेल फिटिसाइटिस के नाम से जानते हैं। ये फीमेल फिटिसाइट जो है आज समाज की सबसे बड़ी कुरीति होती जा रही है, जिसकी वजह से कन्याएं जो हैं वो लड़कों के मुकाबले में कम होती जा रही है। तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही। और हमारी सरकार भी ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लिंग निर्धारण के लिए अवैध है ये। तो एक दूसरी बात हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं, जो ये गर्भावस्था होती है और प्रारंभिक लक्षण आते हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, कब्ज होना, तो ये जो सामान्य लक्षण हैं उनकी सामान्य घरेलू चिकित्सा क्या है और किस समय जो है महिला को महिला चिकित्सक के पास जाना चाहिए, कृपया यह परामर्श दें। देखिए, जो लक्षण बताए हैं उनके लिए आप अपने घर की रसोई को ही आप अपना एक छोटा सा अस्पताल बना लें। जो हमारे घर की रसोई में मसाले हैं वो बहुत काम के होते हैं और इन सब से जो है निजात पाने में आवश्यक होते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहले मैंने बताया कि वमन एवं हृदयास होता है, तो हमारे घर में बड़ी इलायची ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके बीज निकाल के तवे पर भून लें अच्छे से और उसको पीस लें। पीस कर उसका पाउडर जो है वो शहद के साथ लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि वमन के समय पर, उल्टी होने के समय पर पानी की कमी हो सकती है शरीर में, तो इसके लिए तरल पदार्थ लें। सब्जियों का सूप ले सकते हैं या फिर नींबू पानी ले सकते हैं आप। साथ में ताज़े फलों का रस ले सकते हैं। और यदि आपका जो भी मन है, जैसे कि पतली पतली सूजी की खीर बना लें, दूध के साथ उसे पकाया जा सकता है। चावल की खीर ले सकते हैं और साबूदाना खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो मन को प्रिय लगे, जो अच्छी लगे, क्योंकि ऐसी अवस्था में खाने का मन नहीं होता है, अरुचि होती है खाने में, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप तरल पदार्थों के रूप में ले सकते हैं। अदरक का पेय ले सकते हैं। वहीं पर फिर हम दूसरा जो एक लक्षण मिलता है वो अधिकतर कब्ज का मिलता है। तो कब्ज के लिए आप ताज़े फल लें, रेशेदार फल लें, ताज़ी सब्जियां लें। उसके लिए आप दूध में 7 से 8 मुनक्का उबाल कर रात को ले सकते हैं। चोकर सहित आटा लेना चाहिए। तो और साथ में हरी सब्जियों का सूप, हरी सब्जियां, ये सब आप अवश्य लें, पत्तेदार सब्जियां। इसके बाद थकान बहुत मिलती है। जितनी भी हमने देखा है कि गर्भिणी स्त्रियां होती हैं उनमें एक थकान लक्षण पाया जाता है। उस थकान के लिए आप सबसे पहले थकान उतारने के लिए आप एक संगीत सुन सकते हैं। तो कर्णप्रिय संगीत सुने, साथ में अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जो है शामिल हुए चर्चा में, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें और जो है आप पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, आराम करें। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें, 2 घंटे की नींद अवश्य ले लें और रात को 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। फिर आते हैं हम पीठ में दर्द होने के लिए। तो इसके लिए बार बार ना झुकें, ऊंचे नीचे रास्तों पर ना जाएं और जो है संतुलित आहार लें। इसके साथ साथ क्या है कि जो आपका बिस्तर है वो आरामदायक हो, ऊंचा नीचा ना हो, बहुत सख्त ना हो, बहुत सॉफ्ट ना हो। तो इसलिए एक आरामदायक बिस्तर पर आराम करें। फिर आते हैं हम, कभी कभी महिलाओं में जो है वो स्तन में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। तो इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक आगे की प्रक्रिया होती है जिसमें कि वो दूध का निर्माण हो रहा होता है, जो कि आपको आने वाले समय में बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये दूध का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी स्त्रियों में जो है पानी की शिकायत देखी जाती है। तो यदि पानी जा रहा है
जो है वो सामान्य जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो सकता है योनि स्राव, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वह चिकित्सक के पास अवश्य सलाह लें उसके लिए, क्योंकि ये आपके किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। यदि रक्त स्राव होता है तो थोड़ा बहुत, यदि 1-2 बूंद है कभी बीच में जा रहा है तो ये सामान्य हो सकता है, लेकिन आपके साथ रक्त स्राव के साथ में आपके उदर में पीड़ा हो रही है, पेट में निचले भाग में पीड़ा हो रही है, तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। आप तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और वहां जाकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि यह गर्भस्राव, गर्भपात के लक्षण हो सकते हैं। तो एक प्रश्न और है मैडम कि आपने कहा तरल पेय लें, तो तरल पेय में नारियल पानी है, और कुछ लोग आजकल क्योंकि जो है अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने लगते हैं, या जो पैक्ड लस्सी वगैरह है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो लोग ऐसी चीज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? देखिए, आजकल जो है हर कोई अपनी सुविधा अनुसार जीना चाहता है, लेकिन यदि पैक्ड लस्सी की बात है या पैक्ड जूस का मामला है तो ऐसे में गर्भिणी स्त्री को उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो प्रिजर्वेटिव उसके शरीर के हिसाब से उचित ना हो सकता है उनसे उसके शरीर में कोई एलर्जिक क्रियाएं हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको और बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है। और साथ में यदि हम एक्सपायरी देखकर भी लेते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि कहीं से वो उनके जो पैकेट हैं आजकल वो फटे हुए हो सकते हैं, कहीं से लीक कर रहा होता है, तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता है, और एक्सपायरी उस पर जो है बहुत आगे तक की लिखी होती है कि अभी ये है, यूज करने लायक है। लेकिन ऐसे में यदि वो लीक कर रहा है, कहीं पर उसमें यदि वो कुछ खराबी है, तो वहाँ पर फंगस जो है वो जम सकता है, और यदि फंगस जम जाएगा तो शरीर के अंदर वो बहुत हानिकारक उपद्रव पैदा कर सकता है। साथ में यदि आती है कि कोल्ड ड्रिंक की बात, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कार्बोनेटेड पेय होते हैं जो कि शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, ये आयरन एब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं। कार्बोनेटेड गैस होती है जो कि जिसमें कार्बन की अधिकता हो सकती है शरीर में, और इस समय पर बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में अल्कोहल ना लें, धूम्रपान ना करें, ये सब बच्चे की ग्रोथ के लिए हानिकारक है। और ये सब जो है ऐसे उपद्रव जो कि अति भयानक उपद्रव हो सकते हैं, गर्भस्राव, गर्भपात, या टाइम से पहले जो है समय से पहले प्रसव हो जाना, इस तरह के उपद्रव पैदा हो सकते हैं। और मैडम ये भी जो है देखने में आया है कि जिन गाय या भैंस को दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, तो उनका दूध पीने से भी गर्भस्राव हो जाता है, या जो आजकल सब्जियां पैदा करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं उनसे जो सब्जियां बनी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप इसके लिए तो ये नहीं देख सकते हैं कि उसको इंजेक्शन दिया गया, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि उसको इंजेक्शन दिया गया है जो आप दूध यूज कर रहे हैं? ये तो पैकेट बंद दूध में भी हो सकता है, या आपके पास जो ओपन दूध आता है उसमें भी ये इंजेक्शन के द्वारा हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? दूध को यही कर सकते हैं कि आप अच्छे से उसको उबाल लें, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि सब्जियों में दूध देने के लिए गाय और भैंसों को जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर में भी जो है उसकी मात्रा बढ़ा सकता है। और प्रथम जो त्रिमास हैं या आगे वाले जो आने वाले 3 मास हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीटोसिन की यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो लास्ट के मंथ में पड़ती है, कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये प्रसव कराने में सहायक होता है। तो इसलिए प्रथम मास जो 3 हैं उनमें इन सब को जो है एक तो अच्छे से उबाल लें दूध को, खूब अच्छे से उबाला हुआ दूध जो है
वो फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो दिया गया है गाय भैंसों को या सब्जियों में दिया गया है, उसको आप एक्यूरेट पता नहीं कर पाएंगे। जी ये तो ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण में हैं या हम लोग किसी गाय वाले या दूध वाले के पास लेने ही जाते हैं, तो जब हमको ये जानकारी हो गई है और ये हम उससे बता देंगे तो वो उस प्रकार की गाय या भैंस का हमको दूध नहीं देगा और या हम उससे नहीं लेंगे। तो ये हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन तो किया जा सकता है। और जो फसल जैसे हमारे यहाँ लग रही हैं तो उसमें भी पेस्टिसाइड इनका कम प्रयोग करेंगे। तो ये तो हमने एक जो है सीरियल आज से चालू किया है, जो क्रम से गर्भावस्था और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और जननी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें आप सहयोग कर रही हैं। आज आपका ये प्रथम व्याख्यान था और समय बढ़ रहा है, तो ये क्रम से चलेगा। उसके बाद हम प्रथम त्रैमासिक में क्या आहार लेना चाहिए, कौन से व्यायाम करने चाहिए और उससे संबंधित अनेक प्रश्न जो हैं वो क्रम से आगे के अंकों में करेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों जो चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर वो नए जुड़े हैं तो अपनी जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो गर्भावस्था और महिलाओं से संबंधित है तो अपने घर की महिलाओं के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो इस ज्ञान का लाभ ले सकें। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।